हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की चारों अवस्थाओं को लेकर आए हैं। और फ्रेंड्स, इससे पहले हम पिछली वीडियो पार्ट 1 में हमने संज्ञानात्मक सिद्धांत के बारे में अच्छे से समझा, जाना, और हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हमने उस सिद्धांत में किए थे। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बता देना चाहती हूँ कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है वह वीडियो को अंत तक देखे, और जिसने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है वह प्लीज़ उस वीडियो को देखे, ताकि आपके सारे जो डाउट्स हैं इस सिद्धांत से संबंधित सारे क्लियर हो जाएं। और मैंने अपनी वीडियो में पूरी कोशिश की है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, इतना मैं कहती हूँ। तो फ्रेंड्स, इस सिद्धांत से जो संबंधित क्वेश्चन होते हैं वह हमारे यूपी टेट, सी टेट और ऑल टीचिंग एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो इस सिद्धांत से संबंधित सारे हमें पॉइंट्स क्लियर भी होने चाहिए, ताकि हमारे सामने जब भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो हम उसे ईजिली कर पाएँ। तो फ्रेंड्स, अब हम इस वीडियो में अब शुरू करते हैं इसकी अवस्थाओं को। 4 अवस्थाएँ हैं इसकी, एक एक करके हम अच्छे से उसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है संवेदी पेशीय या इंद्रिय गामक अवस्था। ये जो अवस्था होती है ये जन्म से लेकर 2 वर्ष की आयु तक होती है। इस अवस्था में बालक केवल अपनी संवेदनाओं और शारीरिक क्रियाओं की सहायता से ज्ञान अर्जित करता है। संवेदनाओं के जरिए यानी वह अपनी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करता है, चाहे वह आँख, कान, नाक, कोई भी ज्ञानेंद्रियाँ हों। जैसे बच्चा है, उसे अगर भूख लगता है तो वह रोने लग जाता है, किसी वस्तु को छूने की कोशिश करता है, पकड़ने की कोशिश करता है, हाथ पैर मारता है, खिलौने अगर उसे कोई टॉय दिखाया तो वह उसे स्पर्श करने की यानी छूने की कोशिश करता है। तो जो बालक है वो इस अवस्था में अपनी संवेदनाओं और शारीरिक क्रियाओं की सहायता से ज्ञान अर्जित करता है। वह कौन सी अवस्था होती है? सेंसरी मोटर स्टेज। दूसरा है वस्तु स्थायित्व उत्पन्न होता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस। अब वस्तु स्थायित्व क्या होता है? पियाजे ने बहुत अच्छी बात कही है कि यदि कोई बालक है और अगर हमने उसे टॉय दिखाया और उस टॉय को फिर हमने एक चादर के नीचे छिपा दिया, अगर बच्चा उस टॉय को ढूंढ निकालता है तो यानी बच्चे के अंदर वस्तु स्थायित्व का गुण आ गया है। तो ये जो गुण होता है वस्तु स्थायित्व का, वह संवेदी पेशीय के अंतिम चरण तक ये गुण बच्चे में उत्पन्न हो जाता है। तीसरा, हिलते डुलते वस्तुओं के प्रति आकर्षित होना, यानी कोई टॉय है, बालक को दिखाया जा रहा है और उसकी आवाज़ उसे अच्छी लग रही है, यानी वह टॉय के प्रति आकर्षित है, तो वह उसे टकटकाटक मतलब देखते ही रहता है। और कोई आवाज़ है, अगर उसने सुनी, डरावनी आवाज़ है, तो क्या करेगा? बच्चा रोने लग जाता है। तो रोकर क्या कर रहा है? वो अपनी संवेदनाओं का प्रयोग कर रहा है। तो इस अवस्था में सबसे मेन यही है कि वह अपनी इंद्रियों और शारीरिक क्रियाओं के द्वारा ही बच्चा जो होता है वो ज्ञान अर्जित करता है। उसके बाद फ्रेंड्स हैं प्राक या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये जो अवस्था होती है वो 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जैसे नाम से पता चल रहा है, इस अवस्था में जो बालक होता है वो क्रिया नहीं करता है। फर्स्ट है इसमें अहम केंद्रित यानी स्व केंद्रित। इसमें बालक यह सोचता है कि जो वह कर रहा है, जो वह सोच रहा है, वह सब ठीक है, यानी बस बच्चा अपने तक सीमित होता है। दूसरा पॉइंट है इसमें जीववाद, यानी जो बच्चा होता है वो सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता। कोई टॉय है, उससे खेल रहा है बालक और गलती से उस टॉय से बच्चे के लग गया तो वह रोने लग जाता है। और यदि कोई बड़ा फिर क्या करता है, आपने देखा होगा, उस टॉय को मतलब मारने लग जाता है वैसे। तो बच्चा सोचता है कि हाँ, इसको भी मार दिया, इसको भी चोट लगी, तो बच्चा एकदम से क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसे यही नहीं पता है कि निर्जीव और सजीव में अंतर। तो ये भी इस अवस्था में उसमें गुण पाया जाता है। फ्रेंड्स, थर्ड है विचार की अपरिवर्तनीयता, यानी परिवर्तन करने में असमर्थ, यानी जैसे अपलटावे का गुण भी कहा जाता है। अगर फ्रेंड्स जैसे हमने बच्चे को 2 और 3 प्लस करने को दिया, फिर इसके बाद अगर हमने इसको चेंज करके 3 + 2 कर दिया,
तो बच्चा इसमें क्या करता है, उसको कर नहीं पाएगा, उसके लिए यह प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यानी विचार की अपरिवर्तनीयता मतलब अपलटापी का गुण, जो बच्चा है वह संख्याओं को, वस्तुओं को अलट पलट कर फिर उसे नहीं कर सकता। तो इस अवस्था में यह भी एक गुण पाया जाता है। इसके बाद आता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में पहले तो इस अवस्था की जो आयु होती है वो 7 से 11 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में जो बालक होता है वह विद्यालय जाना शुरू कर देता है। इसमें जो बालक होता है, मूर्त का मतलब कि कोई प्रत्यक्ष वस्तु को देखकर बालक उसके बारे में समझ सकता है, क्यों उस वस्तु को छूकर महसूस कर कर कुछ सीख सकता है। यानी इसमें बालक अपने सामने रखी हुई वस्तु को छूकर देखकर ही समझ और तथा कुछ कर सकता है। तीसरा, वस्तुओं के बीच समानता और भिन्नता की समझ आ जाती है। समान वस्तुओं को अलग कर सकता है, जो भिन्न चीज़ें उन्हें अलग कर सकता है, तो इसकी समझ आ जाती है इस अवस्था तक। फोर्थ सबसे मेन पॉइंट कि संरक्षण, वर्गीकरण और क्रमिक, यानी जिसे CCS भी कहते हैं। CCS यानी कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन और सीरियलाइजेशन। सबसे पहले संरक्षण। इसमें जीन पियाजे ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। पियाजे ने विभिन्न अवस्थाओं के बालकों को बैठाकर उनके सामने 2 कांच के जार लिए। जैसे फ्रेंड्स बताती हूँ, एक ये जार लिया और एक हमने और चौड़ा ले लिया। 2 कांच के जार लिए, एक जार पतला लेकिन लंबा, ये लंबा, और दूसरा चौड़ा तथा छोटा था। उसने पहले जो पतला जार था इसमें क्या करा, पियाजे ने पानी भर दिया। फिर सॉरी फ्रेंड्स, एक हमने ये लिया जार, इसमें पतला पानी, इसमें पियाजे ने पानी भर दिया। एक ये चौड़ा जार लिया। अब इस पानी को पियाजे ने बाद में इसमें डाल दिया। तो जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बालक थे, यानी पूर्व, इससे पहले की जो अवस्था के बालक थे, उन्होंने बोला कि पहले जार में पानी ज़्यादा था। लेकिन जो अब हम किसकी बात कर रहे हैं, किस अवस्था की फ्रेंड्स हम बात कर रहे हैं, स्थूल संक्रियात्मक अवस्था। इसमें बालकों ने बतलाया कि दोनों जारों में पानी बराबर था। क्यों? क्योंकि इसमें जो बच्चा होता है वो वॉल्यूम, साइज, हाइट, सबका इसमें बच्चे को ज्ञान हो जाता है इस अवस्था तक। तो संरक्षण, वर्गीकरण और क्रमिक, यह जो गुण होता है वो हमारा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में पाया जाता है, क्योंकि बच्चे के सामने कोई वस्तु रखी हुई है और वह उस वस्तु को छूकर, देखकर, फील करके उसके बारे में समझ सकता है। तो ये सबसे इसमें मेन पॉइंट्स है CCS। फिफ्थ है बालक तर्क करता है, यानी लॉजिक करता है। तभी तो उसने जार में जो पानी था दोनों को उन्होंने बराबर बताया, क्योंकि इसमें बच्चों को लॉजिक यानी तर्क का ज्ञान हो जाता है। फोर्थ है अमूर्त, यानी जिससे हम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। फ्रेंड्स मैं एज लिखना भूल गई हूँ। इसमें 7 से 11 वर्ष जो इसकी अवस्था होती है ये होती है। इसमें बच्चा जो होता है वो जटिल वस्तुओं पर अमूर्त चिंतन, मतलब बच्चे को कोई प्रत्यक्ष वस्तु दिखाने की ज़रूरत नहीं होती, वह बिना किसी वस्तु को दिखाए बिना ही उसके बारे में चिंतन कर सकता है। दूसरा है तार्किक चिंतन की क्षमता, बच्चा इसमें लॉजिक, तार्किक क्षमता का विकास भी बच्चे में आ जाता है। थर्ड है परिकल्पना विकसित करने की क्षमता का विकास। अब परिकल्पना क्या होती है, यानी किसी घटना की व्याख्या करने वाला कोई तर्कपूर्ण सुझाव परिकल्पना कहलाता है, जिसे हम बोलते हैं हाइपोथेसिस। यानी कोई घटना है उसकी व्याख्या करने वाला कोई तर्कपूर्ण सुझाव हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना कहलाता है। उसके बाद है समस्याओं का समाधान का विकास।
यानी बच्चे में इतनी चिंतन करने की क्षमता, इतने तर्क करने की क्षमता, मतलब इतनी समझ का विकास हो जाता है कि जो बच्चा होता है वो अपनी समस्याओं का समाधान भी इस अवस्था में कर सकता है। और यह जो अवस्था होती है वो किशोर अवस्था मानी जाती है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हमने इसकी चारों अवस्थाओं को अच्छे से क्लियर करा। आई होप कि आपको ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।